देखिए, तुम लोगों से ही उम्मीद करता हूँ जो यंगस्टर्स हैं और जो अब शादी में जाने वाले हैं, वही उस सारे बिलीफ सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और मैरिज इज़ नॉट बैड। जैसे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि विवाह ही सारी समस्या की जड़ है, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसको खूबसूरती दी जा सकती है, क्योंकि कंडीशनिंग जो है वो गड़बड़ कर गई है। और एक बड़ी कंस्पिरेसी है जिससे तुम लोगों को फ्री होना है। कंस्पिरेसी सबकॉन्शियस में चली गई है। और अभी क्या है, अभी से अगर कोई अलर्ट रहेगा शादी में जाने से पहले से, तो उस कंस्पिरेसी को वो ब्रेक करके आगे जाएगा और एक्चुअल रिलेशनशिप को महसूस करेगा। देखो, इतना तो टेक्निकली सारे लोग जानते ही हैं कि हमारा एक तो माइंड फंक्शन कर रहा है। माइंड में कलेक्टिव माइंड भी है जो फंक्शन करता है। कलेक्टिव माइंड को थोड़ा समझाता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कलेक्टिव माइंड हर चीज़ का एक कलेक्शन पैदा कर लेता है। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। अब एक स्ट्रीम में यानी एक धारा में जो कलेक्टिव माइंड की फंक्शनिंग है वो बड़ी ही खास किस्म की होती है। रिलेशनशिप के संदर्भ में अगर देखा जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर रिलेशनशिप की कलेक्टिविटी, एक संग्रह है। इसको मॉडर्न साइंस ने अपनी तरह से एनालाइज किया है और अध्यात्म में भी पहले इस पर बहुत सारा चिंतन मनन हुआ है, लेकिन तब वो जो टर्मिनोलॉजी थी वो टर्मिनोलॉजी कुछ न समझ में आने वाली थी। अब जैसे भगवान बुद्ध उपयोग करते थे इसके लिए शब्द स्मृति आगार। अब आगार का मतलब होता है कलेक्शन। आज मैं समझता हूँ यही शब्द ज़्यादा अच्छा है, कलेक्टिव। आगार भी कलेक्शन है, कलेक्टिव। तो अब एक रिश्ता या एक चीज़ जब बार बार रिपीट होती है समाज में या कहीं भी, तो उसकी एक वाइब्रेशन, मेमोरी और एनर्जी जनरेट होती है और वो कलेक्टिवली स्टोर होती रहती है उस कलेक्टिव प्रोसेस में, कलेक्टिव माइंड में। तो मैरिज में भी देखा जाए एक हस्बैंड का कलेक्टिव माइंड है और एक वाइफ का कलेक्टिव माइंड है, और फिर सारे जो उससे जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके भी ऑब्वियसली कलेक्टिव माइंड होंगे, लेकिन मोटे तौर से तो ये। तो इसलिए बड़ी अजीब सी चीज़ देखी गई है और खुद कई लोग देखते हैं। मेरे पास भी जब आते हैं ऐसे लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई और कुछ दिन बाद हो गई, साल भर के अंदर ही वो जब रिपोर्ट करते हैं मुझको, कहते मैं नहीं सोचता था कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा, लेकिन मुझसे ऐसा ही बिहेव हो रहा है। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम बड़े ही एक एक्सपेंडेड रिलेशनशिप में हो। एक दूसरे को जब तुम देख रहे हो तो बड़ा ही एक्सपेंशन का एहसास है, विस्तार का एहसास है, बड़ा ही अलग किस्म का एहसास है। शादी हुई, नाउ यू हैव बिकम विक्टिम ऑफ दैट कलेक्टिविटी। अब तुम हस्बैंडहुड में आ गए और वो वाइफहुड में आ गई, और जो इन रिलेशंस के साथ में जनरेट हुई थी मेमोरी, वो सारी की सारी तुम्हारी भी हो गई। तो ऑटोमेटिकली कई बार क्या होता है कि तुम वही बिहेव कर रहे हो जो तुम्हारे पहले के लोग कर रहे थे, पहले की पीढ़ियां कर रही थी। अचानक, और कई बार ताज्जुब होता है, फिर झगड़े जब होते हैं तो लगता है कि ये आदमी ऐसा तो नहीं था पहले, या ये लड़की ऐसी तो नहीं थी, अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्योंकि इसको भी पता नहीं, अनकॉन्शियसली उस कलेक्टिव माइंड ने इसको अपने ग्रिप में ले लिया है, और वो जो मेमोरीज थी पुरानी जनरेशन की और जो अभी की भी चल रही हैं, वो सब उसके थ्रू फ्लो होने लगे। तो मेरा सजेशन ये है, इस कलेक्टिविटी को ब्रेक करने के लिए अपने को पहले से ही तैयार करना चाहिए कि शादी का मतलब है साथ में रहने का आनंद। तुम किसी के साथ रहना चाहते हो, दैट्स ऑल। ये हस्बैंड वाइफ का जो टैग है,
इसको अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। सोशली तो तुम निकाल नहीं सकते, तो सोशली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, लीगली भी नहीं निकाल सकते अब आज की तारीख में, तो उसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने माइंड से निकाल दो और अलर्ट बने रहो लगातार कि वो कलेक्टिव माइंड तुमको कहीं ग्रिप में ना ले ले। अपने बिहेवियर को लेकर अलर्ट रहो, हर मोमेंट टू मोमेंट हर चीज़ को अपने देखते रहो, तो शायद उसको ब्रेक किया जा सके और इस रिश्ते को एक नया रूप दिया जा सके। अभी क्या है, बिल्कुल टिपिकल, इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। हर जनरेशन अपने में सोचती है कि मैं कुछ बदल के रख दूंगा, लेकिन वो जनरेशन फिर वही सब कुछ रिपीट करती है जो पहले की, क्योंकि वो कंडीशनड मेमोरी जो है वो अपना अटैक जारी रखती है। उसके लिए बहुत अलर्टनेस चाहिए और एक दूसरे का रिगार्ड, ओपननेस, और फिर स्पिरिचुअल साइड में जब आएंगे तो थोड़ा सा मिस्ट्री को इसमें इंक्लूड करेंगे, थोड़ा मिस्ट्री का फ्लेवर डालेंगे। जैसे कोई डिश होती है, जब तक उसमें कोई फ्लेवर ना आए तो अच्छी नहीं आती, तो रिलेशनशिप की डिश में थोड़ा मिस्ट्री का फ्लेवर। तुम मिल गए हो, ये मिस्टीरियस है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। दो इट अपीयर्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड बट इट इज मिस्टीरियस। मिस्ट्री का मतलब है कि तुम नहीं जानते क्या होने वाला है, क्या होने वाला था, क्यों मिले। दो लोगों का मिलना देखा जाए दुनिया में तो बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन हमको लगता है कि ठीक है, हमने तो मैट्रिमोनियल में ऐड दिया था, हमने तो सब जांचा परखा था, सब हमने घूमे फिरे थे साथ में, तो मिस्ट्री क्या है इसमें, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन फिर भी मिस्ट्री है। आज इतने लोग हम यहाँ बैठे, ये भी रहस्य है। तो जब उसमें रहस्य को थोड़ा डाल देंगे तो सुबह से जब किसी को देखेंगे तो थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन रहेगी। वो तुमको बना बनाया एक आइटम नज़र नहीं आएगा, जिसको कहते हैं ना कि तुम उसके लिए बिल्कुल बेहोश नहीं हो सकते। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कुछ दिनों के बाद सब प्रेडिक्टेबल, सब रूटीनी हो जाता है, एक दूसरे को देख लेते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी भी बड़ी प्रेडिक्टेबल है, सुबह से शाम तक वो वही वही हरकतें करता है, वही वही बातें करता है, कुछ नया नहीं है। डेटिंग वगैरह पे जाते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं तो थोड़ा नयापन आ जाता है, कभी कभी लगता है अच्छा ये तो बात नई आ गई इसमें। जब शादी हो जाती है तो लगता है अब बचा क्या है, अब होमवर्क की ज़रूरत तो रही नहीं। तो अगर कोई टैलेंटेड हुआ तो 3 दिन के अंदर सारा उसको पता चल जाता है कि यही रूटीन है, यही आदतें हैं, यही बातें हैं। हफ्ते भर में चल जाता है, जो कम टैलेंटेड है उनको साल भर में पता चल जाता है, बहुत ही कम टैलेंटेड है तो भी 3, 4, 5, 6 साल में उनको पता चल ही जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कब झगड़े शुरू हो गए, उससे टैलेंट का पता चलता है। अगर 3 दिन के बाद शुरू हो गए तो ज़्यादा टैलेंटेड है, 3 महीने बाद शुरू हुए तो कम टैलेंटेड है, और 3-4 साल बाद तो ये तो बहुत कम टैलेंटेड है, इनको बात ही नहीं पता चल रही है अभी तक। बेहतर ये है, मुझे लगता है कि जल्दी से जागें। रहस्य अगर बना रहेगा तो क्या होगा कि झगड़ों की गुंजाइश नहीं होगी, और एंटिसिपेशन, जैसे कि बात एंटिसिपेशन की, तो एंटिसिपेशन ड्रॉप हो जाएगा। व्यक्ति अपने में एक जिंदा रहस्य है, मिस्ट्री है। वो आदतें नहीं है, वो आदतों का कोई कलेक्शन नहीं है, वो बातें नहीं है, बातों का कोई कलेक्शन नहीं है, वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक चेतना है, ऑलवेज न्यू फ्लोइंग। तो ये जो संबंध है ये बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, और हमने पता नहीं क्यों ये कंस्पिरेसी है, रिलेशनशिप्स को स्पिरिचुअलिटी से डिवाइड कर दिया है। अब किसी की नई शादी अगर हुई हो, उसको कहो ध्यान, तो कहेंगे अभी शादी में रह लेने दो, जब शादी से बाहर होने की नौबत आएगी तो ध्यान व्यान करेंगे। लेकिन ध्यान ही तो तुमको ऊर्जा देगा, तुमको अंडरस्टैंडिंग देगा, क्लैरिटी देगा, एक दूसरे को समझने की क्षमता देगा। तो उनको
ध्यान की शिक्षा तो सबसे पहले ही देनी चाहिए। और मैरिज को अगर म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन और म्यूचुअल इवोल्यूशन का एक प्रोसेस बनाएंगे तो हमेशा कुछ नया होता रहेगा। लेकिन अगर उसको केवल म्यूचुअल कंफर्ट बनाएंगे तो कंफर्ट तो ख़त्म हो जाएंगे, चुक जाएंगे कुछ दिनों में, और फिर टकराहट शुरू हो जाएगी। इसीलिए उसको मैटर ऑफ कन्वीनियंस ना बनाएं। मैरिज के बारे में अभी जब कोई सोचता है तो मैटर ऑफ कन्वीनियंस, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो कन्वीनियंस टेक्नोलॉजी के थ्रू इतना आ जाएगा कि तुमको क्या। पहले के टाइम में लोग शादी करना चाहते थे, खाना, कपड़ा, अरे इन सब बातों के लिए शादी करनी थी। तो ये अपने रिश्ते को थोड़ा डिग्रेड करना भी है। भले ही हम एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, मान लीजिए जब हम किसी से प्रेम में हैं तो उसके लिए खाना भी हम बना सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा टारगेट तो नहीं होना चाहिए। पहले आज भी कई मिल जाती हैं, उनके लिए अल्टरनेटिव कैरियर है, मैरिज अल्टरनेटिव कैरियर है। तुमको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए तुमको, तो माँ बाप भी सोचते हैं शादी कर दो, फिर माँ बाप भी कहते हैं अच्छा घर होना चाहिए, लड़का अच्छी नौकरी करता हुआ होना चाहिए, पैसा वैसा ठीक होना चाहिए। तो शादी हो रहा है, व्यापार कर रहे हो, आम तौर से तो व्यापार ही हो रहा है। तो तुम कम से कम रिश्ता जियो, उस संबंध को जीने की कोशिश करो और एक दूसरे की इंडिविजुअल अहमियत जो है उसको बढ़ाओ, तो बहुत सारी कंडीशनिंग्स ब्रेक हो जाएंगी। और जब म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन बनेगा तो सोशली तो वो एक टैग रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी।